बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706/22, इसका मई जून 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 का आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। अगर आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो आपको 2021, 2020 और 2019 जो विंटर की मार्च की, बल्कि रादर मार्च की अटैम्प्ट है, वो मैंने सब कराए हुए पेपर, वो आपको मिल जाएंगे। मल्टीपल चॉइस भी 2017 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए सफिशेंट मटेरियल है, आप जाकर जरूर देखें उसको। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ली, अ सोल ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 अप्रैल 2019 के 30 अप्रैल 2019 को ये बैलेंसेस उसके दिए हुए थे। ये इंफॉर्मेशन थी, क्या थी? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि जो बैंक में आपका पैसा था उससे ज़्यादा पैसा आपने निकलवा लिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके की करंट लाइबिलिटी की शक्ल है। कैपिटल आपको दिया हुआ है $50,000 का। कैरिज इनवर्ड्स का मकसद है कि जो मटेरियल आपने ख़रीदा, वो मटेरियल को आपके स्टोर तक, आपकी फैक्ट्री तक लाने में जो कैरिज लगा, किराया लगा, वो 670 है। इसको परचेजेस के अंदर प्लस करते हैं। ड्राइंग्स आपको दी हुई है, इन्वेंट्री दी हुई है। एट 1 मई 2018 ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। 3% लोन दिया हुआ है आपको 20,000 का। और 3% लोन का मकसद है कि अगर मैं इसका 3% निकालूँ तो 20,000 का 3% आपके पास बनेगा 600। और लोन इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। देखते हैं आगे क्या देता है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट आपको दी हुई है 32,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो 8,000 दिया हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट दी हुई है आपको, कॉस्ट है $4,600 की और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है $2,400। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको 61,990 की दी हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 1 मई 2018 यानी ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 2,850 का। परचेजेज आपको दी हुई है $97,370 की। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है $165,000 का। ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है $47,890 का। और ट्रेड पेएबल आपको दिया हुआ है 21,640। ये लाइबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट्स है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी। एन इनवाइस फ्रॉम ए सप्लायर dated 28 April 2019 for goods costing $940 had not been recorded in the books of accounts। कि एक इनवाइस थी एक सप्लायर की जो 28 अप्रैल 2019 की थी, और आपने गुड्स खरीदी थी $940 की। हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। दीज गुड्स फॉर अनसोल्ड एट द ईयर एंड, और ये गुड्स जो थी वो बिकी भी नहीं है ईयर एंड के ऊपर। तो देखिए दो चीज़ें होंगी, एक तो सप्लायर अकाउंट जो आपका है वो बढ़ जाएगा, ट्रेड पेबल के अंदर ये प्लस होंगे। इसके अलावा ये $940 जो है ये आपकी परचेजेस के अंदर प्लस होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड करना आप भूल गए। तो परचेजेस को अगर मैं देखूं, ये परचेजेस दी हुई है, इसके अंदर ये $940 जो है वो प्लस हो जाएगा। Inventory was counted at 30th April 2019 and was valued at cost $21,340 के। एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो $21,340 की थी। रेवेन्यू included goods sold in April 2019 at a to a credit customer for $3,200 के। गुड्स जो थी वो रेवेन्यू के अंदर ये गुड्स शामिल हैं जो आपने अप्रैल 2019 के अंदर बेची थी क्रेडिट कस्टमर को फॉर $3,200 ऑन ए सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस का मकसद है कि अगर ये माल नहीं बिका तो फिर रिटर्न होकर वापस आ जाएगा आपके पास। ऐसी तमाम चीज़ें जो सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर होती हैं उसको याद रखिएगा कि अगर वो कोई कस्टमर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं करता कि ये माल बिक गया है, तो उस वक्त फिर आप उसे ट्रीट यही करते हैं कि आप इन्वेंट्री के अंदर उसको प्लस कर लेंगे, और जो आपने सेल्स अगर रिकॉर्ड करी है तो उसको रिवर्स कर देंगे। यानी ट्रेड रिसीवेबल जो आपने डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा, और सेल्स जो आपकी थी वो भी फिर कम हो जाएगी। These goods were so invoiced with a markup of 60% and were returned by a customer on 5th May 2019।
5 में 2019 को कस्टमर ने ये वापस कर दिया, तो चलिए उसने वापस तो किया लेकिन उसकी कंफर्मेशन जो है अप्रैल 30 2019 तक आपके पास नहीं आई थी। तो आप वापस करेंगे, जो 60% मार्कअप है, मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर लगता है। सवाल के अंदर उसने कॉस्ट तो आपको दी नहीं है, उसने रेवेन्यू आपको दिया हुआ है $3,200। तो 60% अगर मार्कअप है तो मार्कअप से मार्जिन, क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पर लगता है और आपको सेल्स दी हुई है, सेल्स के ऊपर लगता है मार्जिन। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी हमारे पास, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये इन्वेंट्री थी कितने की। लेकिन अभी मसला ये है कि मार्कअप है, तो मार्कअप से मार्जिन निकालने का तरीका क्या होता है कि 60/100 आप लिखें। 60 को करें अगर 12 करूँ तो इसको, अगर मैं 5 से इसको करता हूँ पैरेलल लाने के लिए, तो 12 आ जाएगा ये, और ये 20 आ जाएगा, यानी 12/20 में करता हूँ। तो 12/20 जब आ गया, ये आप फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दें। और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका ये भी है कि स्प्रेड भी कर सकते हैं आप। सिंपल करें 60/100, तो अगर मैं 100 को 60 को मैं 1 लिख दूँ, और 100 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ, तो 1.667 आएगा। तो 1/60, 1/1.667 आ गया। जब भी ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आप इसको इस तरीके से सिंपल कन्वर्ट कर दें, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें सिंपल 1 प्लस कर दें। 1 प्लस जैसे ही आप करेंगे इसके अंदर, तो ये आ गया 1/2.6667। ये जब आपके पास आया तो ये एक्चुअली आपकी क्या है, ये आपका मार्जिन परसेंटेज है। मार्जिन जब आ गया तो इसको आप क्या करें, 3200 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3200 डिवाइडेड बाय 2.667 मल्टीप्लाइड बाय 100, या सिंपल करते हैं आप, 3200 डिवाइड कर दिया 2.667 से आपने, तो 1199.8, तो 1200 सिंपल आप कह सकते हैं। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ इसको तो 1200, ये 1200 जो है ये प्रॉफिट आ गया आपका, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन, अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमने निकाली पहले फ्रैक्शन फॉर्म से, मार्कअप से मार्जिन के अंदर हमने चेंज करा, और चेंज करके हमने 3200 के ऊपर जब उसको अप्लाई किया तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1200। एक्चुअली 3200 जो था वो आपका सेल्स रेवेन्यू था, और सेल्स रेवेन्यू में से अगर आप माइनस कर दें 1200 जो आपका प्रॉफिट है, तो आपके पास ये 2000 जो है ये कॉस्ट आ गई। ये जो 2000 कॉस्ट आपके पास आई है, ये एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर प्लस हो जाएगी। ये एंडिंग इन्वेंट्री जो आपको दी हुई है उसमें सवाल के अंदर 21,300 जो है, इसके अंदर ये 2000 प्लस हो जाएगी, क्योंकि आपने निकाल लिया उसको। तो 21,340 प्लस 2000 आपने प्लस किया, 23,340। और ये 3200 जो दिया हुआ था, जो सेल्स की फिगर थी आपकी, इसको आप सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, क्योंकि रेवेन्यू में आपने इसको रिकॉर्ड करा हुआ है 3200। तो 3200 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 161,800। ये आपका सेल्स रेवेन्यू आ गया। तो ये एडजस्टमेंट आपकी होगी। ड्यूरिंग द ईयर लीड टू गुड्स विद कॉस्ट ऑफ $250 फॉर इज ऑन यूज़, अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए उसने लिए $250 की। तो ये हम परचेजेस के अंदर से जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो वहाँ से इसको फिर माइनस कर देंगे। द 3% लोन वॉज टेकन आउट ऑन 1 अगस्त 2018। ये 3% जो लोन था जो ऊपर आप देखते आ रहे हैं, वो 1 अगस्त 2018 को लिया था। इट इज़ रीपेएबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग ऑन 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019 से इसकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1 अगस्त 2018 को आपने लिया था,
और अभी जब आप बैठे हुए ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं 30 अप्रैल 2019। तो आप देखें इसके अंदर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 मंथ्स का एक्चुअली आपको इंटरेस्ट निकालना चाहिए। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है अगस्त से लेके अप्रैल तक 9 मंथ्स बनते हैं। तो ये 600 जो दिया हुआ है इसको 9/12 आप कर दें, जो मैंने 3% निकाला था। तो 600 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, 450 होता है। 450 में से 50 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 400 आप इसके अंदर और प्लस करेंगे, क्योंकि पूरे साल का जो लोन का जो इंटरेस्ट है वो जो आएगा वो 450 आएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे आ जाए, डेट ऑफ $690 वाज कंसिडर्ड टू बी इररिकवरेबल एंड वाज टू बी रिटर्न ऑफ। के $690 का एक डेट जो है वो इररिकवरेबल था। तो ये इररिकवरेबल डेट्स जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी जाएगा। और ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा, जब ट्रेड रिसीवेबल 690 से जब आप कम करेंगे 47,890, और इस 47,890 में से एक चीज़ और भी माइनस करनी है, ये 3,200 भी माइनस करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो माल जो बेचा था आपने कस्टमर को, और वो वापस आ गया है क्रेडिट कस्टमर से, तो रिसीवेबल भी आपको कम करना पड़ेगा। तो 47,890 माइनस 3,200, 44,690। ये 44,690 बचा, और 44,690 में से 690 ये वाले माइनस कर दें। तो 44,690 माइनस 690 जो इररिकवरेबल डेट्स है, तो 44,000 आया। इस 44,000 का कहता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, कि इसका 5% जो है वो प्रोविजन फॉर डेट्स होगा। तो 44,000 का 5% आपने निकाला, 2,200 बनता है। ये 2,200 आपका बना, जो 5% बनता है। ऑलरेडी देखें क्रेडिट बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, ऑलरेडी 2850 पड़ा हुआ है आपका। 2850 पहले से पड़ा हुआ है, और 2,200 आपको चाहिए। 2850 ऑलरेडी पड़ा हुआ था आपके पास, तो 2850 माइनस 2,200, ये 650 बनता है। और ये 650 जो है रिडक्शन है, रिडक्शन इन डाउटफुल डेट्स। और ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये प्लस हो जाएगा जाके, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने पिछले सालों के अंदर हिट ज़्यादा ली है इसकी, तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा पड़ा हुआ है, आपको रिक्वायर्ड कम है। 2,850 पड़ा हुआ है आपके पास, 2,200 आपको चाहिए, तो इसका मतलब है 650 जो है वो रिडक्शन हुई है, और ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ऑलरेडी जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कम है तो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, और ऑलरेडी अगर ज़्यादा पड़ा हुआ है तो फिर याद रखिएगा कि ये फिर रिवर्सल होगी और इनकम स्टेटमेंट में प्लस हो जाएगा। अलबत्ता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम वैसे ही शो करेंगे जैसे ये आएगा। अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज बॉट ऑन क्रेडिट ऑन 1 जुलाई 2018। एक कंप्यूटर आपने खरीदा था ऑफिस यूज के लिए, बॉट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट के ऊपर, 1 जुलाई 2018, कॉस्टिंग 1,200 हैड बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। ये गलती से परचेज अकाउंट के अंदर आपने डेबिट कर दिया था, तो परचेज अकाउंट से इसको माइनस करते हैं, और क्योंकि कंप्यूटर है तो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर प्लस हो जाएगा जाके। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज। मोटर व्हीकल की पॉलिसी है 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं, 25% का रेट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, जब किसी एसेट में से उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं, उसके ऊपर जो रेट लगाते हैं तो ये फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहलाता है। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर 10% है, तो ऑफिस इक्विपमेंट ये तो परचेजेस के अंदर से 1,200 माइनस करेंगे और इक्विपमेंट का प्लस करेंगे। तो परचेजेस में से 1,200 माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे तो 97,370, इसके अंदर प्लस करेंगे 940, और माइनस 1,200 करेंगे तो 97,110 आएगा।
ये एडजस्टेड फिगर है परचेजेस की। 940 वो जो गुड्स हमने खरीदी थी रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो प्लस कर दें, और 1200 आपने नीचे देखा कि परचेजेस में गलती से हमने ऐड कर दिया था वहाँ से माइनस कर दें, तो एडजस्टेड फिगर 97110 आएगी। और यहाँ जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में 1200 आप प्लस कर दें। ये इक्विपमेंट का बैलेंस था 4600, इसमें 1200 आप प्लस कर दें। 1200 जब आप प्लस करेंगे तो 4600 प्लस 1200 5800 हो गया। और इसका फिर आप निकाल लें 10%। इसका रेट है स्ट्रेट लाइन मेथड का मकसद है कॉस्ट के ऊपर लगेगा, तो 5800 का 10% आपने निकाला 580। $580 जो है ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। और ऑफिस इक्विपमेंट का तो ये हो गया। और मोटर व्हीकल के अंदर कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 32,000 और इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 8,000, तो 32,000 माइनस 8,000 ये 24,000 आती है इसकी बुक वैल्यू। इस 24,000 का 25% आप निकाल लें, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 25% ये 6,000 बनता है आपका। तो ये डेप्रिसिएशन की फिगर आपने निकाली, ये एडजस्टमेंट मैं आपके साथ करता हुआ आ रहा हूँ, ये हमने सब कर लिया। फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल में खरीदते हैं उस साल में पूरा निकालते हैं। तो आप तो हमने 1 जुलाई को खरीदी थी, लेकिन इसीलिए हमने इस पॉलिसी के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन 1200 के ऊपर भी चार्ज किया। कहता है प्रीपेयर लीज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2019। यूज द स्पेस ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर योर वर्किंग प्रॉपर दिखानी है और इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखें, यहाँ आते हैं रेवेन्यू के अंदर मैंने आपको बताया था 161,800 क्यों आया है, क्योंकि रेवेन्यू में से हमने माइनस करा था। देख रहे हो जो रेवेन्यू था आपका, इसमें से 165,000 में से हमने $3,200 को माइनस किया था, जो रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर यह था। तो 161,800 इस तरीके से ये एडजस्टेड फिगर आ गई। ओपनिंग इन्वेंट्री 12,500 ऑलरेडी दी हुई थी सवाल के अंदर, आपको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इन्वेंट्री ये देख रहे हैं $12,500 गिवन है, तो ये आपके पास ये आ गई। इसमें परचेजेस देखें 97,110 मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी अभी। 97,110 मैंने एडजस्टेड परचेजेस निकाली थी, समझाया भी था आपको, वो देखिए ये दी हुई है इसी तरीके से। परचेजेस को ओपनिंग इन्वेंट्री को प्लस करा। इसमें गुड्स फॉर ऑन यूज़, अभी हमने पढ़ा था कि ली ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए $250 की चीज़ें ले ली थी गुड्स, तो मैंने कहा था माइनस कर देंगे इसको परचेजेस में से। कैरिज जो था वो कैरिज इनवर्ड जो सवाल के शुरू में दिया हुआ था, वो मैंने कहा था प्लस कर दीजिएगा परचेजेस में, ये आ गई। और क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर 23,340 है। आप कहेंगे कहाँ से आई, मैंने आपको बताया था इसमें 2,000 प्लस करके 23,340। तो ये माइनस कर दिया आपने, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद में डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये मैं आपको समझा के आ रहा हूँ अभी। डिक्रीज मैंने देखें $650 का आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में निकाल के बताया था कि एक्चुअली डिक्रीज हुआ है $650 का, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्लस करेंगे तो देखिए ये प्लस हो गया आपके पास। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं सवाल में 61,990। ये आप देख रहे होंगे 61,990, ये आपको अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ आ गए। लॉन इंटरेस्ट मैंने आपको पूरा अभी 9 मंथ्स का निकाल के $450 बताया था, 50 दिए हुए थे, मैंने कहा था कि 400 प्लस करके 450 लेकर जाएंगे। इरिकवरेबल डेट्स मैंने आपको समझाया था 690 जो था वो एज एन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे इस इनकम स्टेटमेंट में। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन हमने निकाला है जो $6,000 बनता है, और ऑफिस इक्विपमेंट का 580 हमने निकाला था। ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास आ गया। वर्किंग जो मैंने करी है, देखिए मैं जब सवाल करा रहा होता हूँ तो मैं वर्किंग आपको
समझा देता हूँ, लेकिन जो वर्किंग में कराता हूँ इसको प्रॉपर तौर पे आप एग्जाम में कीजिएगा। जैसे एग्जामिनर ने पूरी शीट दी हुई है कि इसमें वर्किंग करें, तो आप प्रॉपर तौर पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारी वर्किंग दिखाइएगा। उसके बाद देखें क्या कहता है आपसे बी पार्ट के अंदर। ये वर्किंग में भी करता हूँ, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, फिर ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा सब देता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। इसी को आप प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे फॉर्मल तरीके से, तो इसी चीज़ों को आप प्रॉपर हेडिंग डाल के कर लें, वर्किंग आपकी हो जाएगी। Prepare the following is the would appear in lease statement of financial position at 30th April 2019। करंट एसेट्स बताएं क्या क्या होंगे। तो देखिए करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। करंट एसेट्स में एक तो एंडिंग इन्वेंट्री है जो आपकी दी हुई थी 23,340, जो ऊपर आप निकाल कर अब निकाली जो हमने थी वही लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको बताया था कि 44,000 बनता है, और उसका 5% 2,200 जो हमने प्रोविजन फॉर डेट्स निकाला था जो रिक्वायर्ड था इस साल के लिए 44,000 का, आपको याद होगा हमने 5% निकाला था, वो 2,200 है। वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस तरीके से इसमें से माइनस होगा। तो ये दो एसेट्स आपको दिए हुए थे सवाल के अंदर, आपने इन दोनों को प्लस करा। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री हो गई और आपकी ये चीज़ हो गई। ये दो आपके एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स कोई नहीं है आपके पास। देख लेते हैं हम यहाँ से। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, कैरेज इनवर्ड, इन्वेंट्री दी हुई थी, क्लोजिंग इन लोन इंटरेस्ट ये भी नहीं है, मोटर व्हीकल ये फिक्स एसेट्स है, ऑफिस इक्विपमेंट भी फिक्स एसेट्स है, अदर ऑपरेटिंग या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका ट्रेड रिसीवेबल में आ गया। तो यही दो एसेट्स थे, इनको आपने रिकॉर्ड कर दिया। ये नहीं, ये दो एसेट्स हैं आपके, आपने इन दोनों को लिखा। उसके बाद आगे आ जाए, फिर आगे क्या कहता है आपसे। करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज इसने पूछा था। तो करंट लाइबिलिटीज में देख लें आपके पास क्या है। एक तो ट्रेड पेबल था, ट्रेड पेबल याद है आपको सवाल में दिया हुआ था ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में मैंने कहा था कि 940 की जो गुड्स हैं जो सप्लायर की आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं उसको भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उसको ट्रेड पेबल के अंदर भी प्लस करेंगे। तो देखें ट्रेड पेबल कितना दिया हुआ है आपके पास 21,640, इस पे ये 940 प्लस कर लेंगे जो गुड्स आपने रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो ये दोनों को प्लस करके ये आपका ये देखिए इसने प्लस करके यहाँ लाया है। उसके बाद 3% लोन, 3% लोन जो है उसका 4,000 कितना है ये आपके पास लोन। देखिए लोन का 3% लोन जो है वो 20,000 है, और ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे होगा। तो 5 20,000 को अगर 5 से आप डिवाइड करें, देख रहे हैं आप यहाँ लिखा है इसने, यही इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। 1st August 2018 and is repayable in 5 annual installment starting on 1st August 2019। 1st August 2019 से ये स्टार्ट होगा। हम अप्रैल 30 2019 को ये बना रहे हैं बैठ के, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो अप्रैल के बाद जो मई 2019 जो साल शुरू हो रहा है उसमें आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, तो इससे करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे। इसका वो पोर्शन जो अगले साल आप पे करने जा रहे हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि वो लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर आप पे करेंगे उसे करंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो 20,000 को डिवाइड जब 5 से किया आपने तो इक्वल अमाउंट जो है 4,000 बनता है। ये जो 4,000 था ये आपको नेक्स्ट ईयर पे करना है, पहली इंस्टॉलमेंट, इसीलिए उसने इसको करंट लाइबिलिटी के अंदर शो करा है। देख रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी आपकी लाइबिलिटी है बैंक, और करंट लाइबिलिटी है मैंने बताया था 11,240, तो वो भी आपने रिकॉर्ड कर दिया ऐसे करके। और अदर पेएबल, अदर पेएबल क्या है लोन इंटरेस्ट। लोन के अंदर आपको याद होगा कि $50 तो ऑलरेडी दिए हुए थे, 400 जो है एक्चुअली एक्रूड है, जो ड्यू तो हो गए हैं आपको लेकिन आपने इसकी पेमेंट नहीं करी है, तो इसलिए ये फिर करंट लाइबिलिटी है आपकी।
तो इन सबको प्लस कर देंगे, करंट लाइबिलिटी आपकी आ गई। ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हुआ आपका। इसके टू बेनिफिट्स एंड टू ड्रॉबैक्स ऑफ ऑपरेटिंग एज ए सोल ट्रेडर। दो बेनिफिट्स तो ये हैं सीधे सीधे कि एक तो डिसीजन मेकिंग सिंपल है, एक ही आदमी है जो दिल चाहे करे, जंगल का बादशाह। और आसानी है, सिंपल तरीके से डिसीजन मेकिंग की आज़ादी होती है। और दूसरा बेनिफिट ये, जो भी प्रॉफिट होगा वो फिर इसी को मिलेगा, शेयरिंग नहीं होगी किसी किस्म की। और ये दो बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उसका घर भी बिक सकता है। सेकंड ड्रॉबैक ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल इसके पास नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। डिसीजन मेकिंग का मकसद है कि कलेक्टिव विजडम नहीं होगी, ज़्यादा लोग होते हैं तो मशवरा हो जाता है। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसके फैसले हैं, तो ये इसका प्लस भी है और इसका माइनस भी है। एंटाइटल टू ऑल प्रॉफिट्स के तमाम प्रॉफिट्स इसी को मिलता है। क्विकर डिसीजन मेकिंग के जल्दी फैसला साजी हो जाती है, आपकी फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं है, अगर कुछ हो गया तो घर भी बिक सकता है। ऑल द रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसी की होती हैं सारी। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू आइडियाज़, अकेला दिमाग है तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर न्यू आइडियाज़। ये आपका हो गया। उसके बाद आगे हैं Lee's friend Marvin has offered to contribute $50,000 to pay Lee's business loan। कि बिजनेस का जो लोन इसने लिया हुआ है उसको वो कहता है $50,000 मैं पे कर देता हूँ, कंट्रीब्यूट करता हूँ। एंड टू प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल, कि लोन भी पे हो जाएगा क्योंकि लोन तो 20,000 का है, और बाकी एडिशनल जो वर्किंग कैपिटल है वो भी इसको मिल जाएगा। मॉर्गन हैज सजेस्टेड टू ऑप्शंस। मॉर्गन ने दो किस्म के ऑप्शंस दिए हैं। क्या दिया है? ऑप्शन वन ये है कि फॉर्म ए लिमिटेड कंपनी, ली वुड इशू 125,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। कि ली जो है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना लें। ली जो है 125,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेगा $1 ईच के हिसाब से। मॉर्गन वुड सब्सक्राइब फॉर 50,000 ऑफ दी शेयर्स। इसमें से 50,000 जो है मॉर्गन ले लेगा और बाकी ली के पास होंगे। ली एंड मॉर्गन विल बिकम डायरेक्टर्स, दोनों डायरेक्टर्स बन जाएंगे ऑफ द कंपनी एंड विल बी पेड एन एनुअल सैलरी। दे प्लान टू डिक्लेयर डिविडेंड 6% पर एनम। के डिविडेंड जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। तो 50,000 का अगर हम देखें तो जो इसका जो होगा, इसका अगर 6% निकालें तो 3,000 बनता है। तो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टनरशिप कर लेते हैं। मार्विन वुड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ $50,000 ऑन विच ही वुड रिसीव एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6%। के $50,000 वो लगाएगा और उसका 6% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ही वुड रिक्वायर ए 30% शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। कि फ्यूचर का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% इसको मिलेगा। एडवाइस दी विच ऑप्शन ही शुड चूज़। के एडवाइस करें ली को कि भाई कौन सा ऑप्शन वो चूज़ करें। यहाँ आपका सवाल ख़त्म हो जाता है। सिंपल है, आई थिंक कि उसको पार्टनरशिप से ज़्यादा डिसीजन देखें। लिमिटेड कंपनी क्या होगा, देयर वुड बी अ पोटेंशियल डिविडेंड कॉस्ट ऑफ $7,500। कि डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा $7,500 का। देखिए ये 125,000 शेयर और हर शेयर 101 का है, तो इसका मतलब 125,000 ही शेयर कैपिटल होगा। और इसका अगर आप ये 6% निकालें तो $7,500। ये वो कहता है $7,500 जो है ये डिविडेंड की कॉस्ट हो जाएगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इस डिस्क्रिशनरी, अल तो ये डिस्क्रिशनरी है, आपका दिल चाहता है तो दें, अगर नहीं दिल चाहता, बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं करता या आपको परमिट नहीं करता, आपको वर्किंग कैपिटल चाहता ज़रूरत है तो फिर आप उसको ना दें। ली रिटेन्स कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एज ही इज़ द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। क्योंकि 125,000 शेयर्स हैं, इसमें से 50 अगर इसके हैं तो 75 स्टिल इसके पास होंगे, ली के पास। तो जो मेजोरिटी है वो इसी के पास होगी। ये ऑप्शन जो है वो अच्छा है। पार्टनरशिप में कहता है मार्विन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल कॉस्ट ए फिक्स $3,000 पर एनम। ये है ना, 50,000 लगाएगा तो इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट अगर मिलेगा, तो इसका 6% अगर आप निकालें तो 3,000 बनता है। तो ये इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा।
Marvin is entitled to 30% of future profits, but will also have to bear 30% of future losses. के profit तो मिलेगा लेकिन losses भी इसको bear करने पड़ेंगे. The partnership will have unlimited liability. Partnership की unlimited liability है कि अगर कुछ हो गया तो ये जो partners हैं वो मिलके इस loss को पूरा करेंगे. इसे sole proprietorship के अंदर होता है. तो best option ये है कि अगर ये company form हो सकती है तो इसको लिमिटेड कंपनी की तरफ जाना चाहिए. ये ऑप्शन अच्छा है क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन भी है. ये कंपलसरी कॉस्ट है जो आपको 3000 की देनी पड़ेगी और प्रॉफिट भी शेयर होगा. वेयर इज जो लिमिटेड कंपनी है उसको ये आगे भी एक्सपेंड कर सकता है. तो ऑप्शन जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का अच्छा है. यहाँ पर ये सवाल आपका कंप्लीट होता है. और ये जो कंपनी ऑप्शन जो होता है इसके आखिर में अगर आप ये लिखते हैं तो इसके जो प्रोज एंड कॉन्स आपने लिखे हैं, आप कहें कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो एक्सप्लेन करें, इसमें से ली जो है वो देख ले कि कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा सूट करती है, किसमें एडवांटेजेस ज़्यादा हैं जो उसके हिसाब से होते हैं, उसके हिसाब से उसे एक्ट अकॉर्डिंगली. ये इस तरीके का आप एक सेंटेंस डाल दिया करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने प्रोफेशनली इसको हैंडल किया है. तो यहाँ पर हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ. टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.